हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में, आज के इस वन शॉट में, जहां हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत इजी सा चैप्टर, बहुत सिंपल सा चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं बात करूं आपके पिछले साल 2025 के अंदर इस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे, तो इसमें से आए थे आपके 8 नंबर के क्वेश्चन। कब आए थे? 2025 के जो एग्जाम हुआ आपका सीबीएसई बोर्ड का, उसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। अगर मैं बात करूं 2024 के अंदर इस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे, तो 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। और टोटल केमिस्ट्री जो है आपके, वो टोटल केमिस्ट्री आपके 25 मार्क्स की, 4 चैप्टर मिला करके। तो इसका मतलब ये है कि 4 चैप्टर में से एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। और सबसे खास बात इस चैप्टर की ये है कि इतने मार्क्स होने के बावजूद बहुत इजी चैप्टर है। केवल एक वन शॉट आप देख लो, ये वाला वीडियो देख लो, तो आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, आपने बिल्कुल भी पढ़ नहीं रखा है, आपको पता ही नहीं इस चैप्टर के बारे में, इसमें क्या है क्या नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा। कोई चिंता की बात नहीं है, केवल आपको एक वीडियो देखना है और आप उस चैप्टर में से आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है, केवल इसको एक बार अच्छे से देखना है। अपनी नोटबुक उठाओ, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको हैंड टू हैंड इसी समय लिखते रहो और पढ़ते रहो। और वापस जब भी जरूरत पड़े तो उसकी रिवीजन कर लेना, या फिर बाद में इसी वीडियो देख लेना। आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जस्ट इमेजिन दो प्रोडक्ट है या दो सब्सटेंस है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो, अगर वो आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर ले, नया सब्सटेंस बना लें, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो बाकी उस सब्सटेंस से जो जिससे बना है उससे बिल्कुल अलग हो, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये समझ में नहीं आया होगा? एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो मैं आपको। तो देखो सोडियम है, जैसे कि, है ना, सोडियम है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, आपको सबको पता ही है। और क्लोरीन है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है। इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? NaCl बनता है। क्या बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को रोज आप खाने के अंदर डालते हो, नमक जो होता है वो। तो कहाँ एक हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम, ठीक है, जो हवा में भी रिएक्शन कर लेता है, कहाँ? क्लोरीन गैस। और क्या बन गया? नमक। एक नया प्रोडक्ट बना लिया जो कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ जो आपने डेली लाइफ में देखते भी होंगे आप। कार्बन जो है, क्या है एक, या कार्बन वाले लेता हूँ, उससे और सिंपल लेता हूँ मैं आपके एग्जांपल। हाइड्रोजन गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस, गैस है, साथ में मिल जाए ऑक्सीजन गैस, ये भी गैस है। बट दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? H2O। क्या बनता है? लिक्विड बनता है, पानी बनता है, वाटर बनता है। दोनों की प्रॉपर्टीज क्या थी? दोनों गैस थी, बना क्या? लिक्विड। अभी मैं उसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस इक्वेशन भी सीखना सीखा नहीं, तो वो सब सीखेंगे तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी। तो देखो दोनों गैस थी, पर क्या बना? लिक्विड। तो ये यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुई है, इसलिए। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर दो, या यहाँ लिखा हुआ है, प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पुराने वाले से बिल्कुल ही अलग हो। बात समझ में आ गई? केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल इनको आपको पता ही है, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है। अब देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक का नाम है रिएक्टेंट, एक का नाम है प्रोडक्ट। क्या नाम है? एक का नाम है रिएक्टेंट और एक का नाम क्या है? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यही लेते हैं, पहले वाला अपन एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो जिन सब्सटेंस की रिएक्शन हुई है आपस में, मतलब जिन्होंने आपस में रिएक्शन की है, वो क्या होते हैं? आपके रिएक्टेंट। तो सोडियम और क्लोराइड दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है ये? रिएक्टेंट है। और ये हमेशा किधर होते हैं? ये अपने जब इक्वेशन लिखते हैं अपन, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। किधर लिखते हैं इसको? लेफ्ट हैंड साइड में। तो मतलब कि ये एरो बना हुआ है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ सोडियम एंड क्लोराइड, ये क्या है? क्लोरीन गैस। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है जो आपके राइट हैंड साइड में लिखा जाए। तो यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूँ कि जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है, जो नया सब्सटेंस बना है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो इसका मतलब कि NaCl जो है ना, वो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट। ये एग्जाम्पल तो अभी आपने पढ़ा था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। AgNO3 क्या है? ये सिल्वर नाइट्रेट। अभी मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ, तो क्या है कि इनके आपको जो केमिकल्स के या सब्सटेंस के नाम है वो आपको याद रहे, क्योंकि ये भी अपने बहुत काम आने वाले हैं धीरे धीरे। तो AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई है, इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, तो ये दोनों क्या है? ये हमारे हैं रिएक्टेंट। क्या है ये? रिएक्टेंट। और ये दोनों और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं।
प्रोडक्ट क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड अपीयर एज ए रिजल्ट, जो नए बने हैं, जो नए अपीयर हुए हैं, जो नई चीजें प्रोड्यूस हुई है, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि इसी रिएक्शन के अंदर बना क्या है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और क्या बना है? AgCl सिल्वर क्लोराइड। ये दो चीजें बनी है, ये जो नई चीजें बनी है इनको क्या बोलते हैं अपन? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो चीजें रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिससे नई चीज बन रही है, वो तो रिएक्टेंट है। और जो नई चीज बनी है, जो नई चीज प्रोड्यूस हुई है, वो है प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को हमेशा अपन क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। प्रोडक्ट को हमेशा अपन एरो के राइट हैंड साइड में लिखते हैं, मतलब कि ये इधर वाले प्रोडक्ट हो गए, इधर वाले रिएक्टेंट हो गए, इसके अंदर ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। एक और चीज, अगर एक और डेफिनेशन इसकी समझ सकते हो कि जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, उसको अपन रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर था आपके सिल्वर नाइट्रेट। क्या इस रिएक्शन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट गायब हो गया क्या आगे जाके फ्यूचर में जाकर के? हाँ, गायब हो गया, अब नहीं दिख रहा, सिल्वर नाइट्रेट है नहीं यहाँ पर। NaCl सोडियम क्लोराइड था, क्या आगे जाकर गायब हो गया क्या? हाँ, गायब हो गया, अब नहीं दिख रहा अपने को। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही क्या है? गायब हो गए। गायब हो गए इसका मतलब डिसअपियर हो गए, मतलब कि ये क्या है? रिएक्टेंट है। और जो चीजें नई फॉर्म हुई है, जो पहले नहीं थी अब आई है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड पहले था क्या अपने पास में? अपने पास सिल्वर क्लोराइड नहीं था, आपने नया बनाया है, तो वो क्या है? प्रोडक्ट। तो आई होप कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आ जाए और आपके पास रिएक्शन लिखी हुई हो और आपसे पूछे कि इसमें रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसको देख करके बता सकते हो कि रिएक्टेंट कौन सा होगा और प्रोडक्ट कौन सा होगा। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पर किस्मत की बात यह है आपकी कि इसमें पीछे यहाँ पे नीचे इसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो एक बार के लिए अपनी आंखें आधी आधी बंद करो और फिर यहाँ बिना देखे हुए मुझे बताओ, सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रोजन की रिएक्शन हुई है, बना है 2NH3 अमोनिया बना है। इसमें रिएक्टेंट क्या है? तो जो ईमानदार हैं वो बिना नीचे देखे हुए, जो जहां से बस 2 इंच नीचे लिखा हुआ है, मुझे बताएंगे नीचे लिख करके कमेंट में इसमें रिएक्टेंट क्या है। तो जिन बच्चों को आता होगा, जो आपने आंसर दिए होंगे, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, ये दोनों क्या है? AgNO3 और N2 क्या है? नाइट्रोजन क्या है? ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कौन सा है? तो प्रोडक्ट है 2NH3 अमोनिया, क्या है? प्रोडक्ट है। ऐसे ही इस रिएक्शन के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? H2O वाटर, क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले। और प्रोडक्ट कौन से हैं? तो C6H12O6 और O2 ऑक्सीजन गैस, ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपकी हल्की सी प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया आपको। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के अंदर देख लो आप, जो एरो के लेफ्ट में है वो सारे रिएक्टेंट होंगे और एरो के राइट में होंगे सारे प्रोडक्ट होंगे। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। आपको साइंटिफिक डेफिनेशन लिखी तो मैंने आपको लिखवा दीजिए, जो आप नोटबुक लिख लेना आप, कि जो प्रोडक्ट, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो नए फॉर्म होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। ये आपकी साइंटिफिक डेफिनेशन भी हो गई और पहचानना है तो बड़ा सिंपल सा ही मैटर है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। आगे अपन चलते हैं। आपकी बुक जो देखी आपने एनसीईआरटी देखी होगी, तो उसके अंदर शायद फर्स्ट पेज के ऊपर ही नीचे राइट साइड के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है, ये वाला डायग्राम, वहीं से ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे रख रखा है। क्या है ये? मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसकी केस स्टडी। मैग्नीशियम एक मेटल है, आप सबको पता है। आपने अगर आपकी लैब के अंदर देखा हो तो एक स्ट्रिप होती है ना, मतलब जैसे उसको ऐसे ऐसे लपेट करके, जैसे वो आपने टिकड़ियां वगैरह फोड़ी हो बंदूक से, स्कूल अपने बचपन में अभी भी फोड़ते हो अगर आप बच्चे हो तो वो जैसे वो रोल की होती है ना, वैसे रोल करके रखी होती है मैग्नीशियम रिबन, आपने आपके स्कूल में देखा होगा। उसको आप बर्न करते हो ना, तो ये बर्नर है, ठीक है। बर्नर आपके लैब में होता है जिसके अंदर ऐसे फ्लेम निकलती है, इसको बर्नर को जलाया आपने, इस टंग से इसको पकड़ा मैग्नीशियम रिबन को और आपने इसको जलाया, जलाओगे तो डेजलिंग फ्लेम निकलेगी। डेजलिंग फ्लेम का मतलब क्या है? फुलझड़ी जलाई आपने अभी, फुलझड़ी दिवाली वाली फुलझड़ी जलती है तो किस चमक निकलती है ना, एकदम से शाइनी शाइनी से आंखें एकदम चौंधिया जाती है, तो उस टाइप की फ्लेम निकलती है, डेजलिंग फ्लेम निकलती है। और नीचे यहाँ पर इसका जो एशेज है, जो राख है, वो नीचे गिर जाएगी। यहाँ पर आपको ये सब इकट्ठी प्लेट के अंदर अपने कर ली है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इसके अंदर क्या हुआ कि मैग्नीशियम रिबन एक क्या है आपके? मेटल है। इस मैग्नीशियम को जब जलाया आपने, क्या किया? जलाया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ, आपको भी आपसे बता देता हूँ मैं, कि देखो कोई भी सब्सटेंस है केमिस्ट्री के अंदर या कहीं पे भी, तो वो जल रहा है ना, तो इसका मतलब कि उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रही है। सिंपल सी बात है, ये केमिस्ट्री का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज जल रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? उसके अंदर
उसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ में, जो ऑक्सीजन ही है जो कि जलाने में हेल्प करती है। तो मैग्नीशियम जलाया मतलब इसी रिएक्शन के साथ में हो रही है ऑक्सीजन के साथ में, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, अब इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि बैलेंसिंग इक्वेशन करने के बाद ही अपन बैलेंस करेंगे। अभी एक बार के लिए आप सिंपल रिएक्शन समझ लो, फालतू कंफ्यूज होना नहीं है ना। तो उसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम जो था उसके रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ में बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जब जलता है तो डेजलिंग फ्लेम से जलता है, और जब यहाँ पे जो ये गिरा है ना ये पाउडर, ये पाउडर है, किसका पाउडर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना समझ में आया होगा, जला समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, बार बार आता रहता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो तो उससे पहले सैंड पेपर से उसको रब करते हैं ना, उसके बाद इसको बर्न करते हैं, उससे पहले इसको रब, उसके पहले इसको बर्न करते नहीं। तो इसके पीछे क्या रीजन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देखो क्या होता है कि जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है ना, अभी मैंने आप ये वो रिबन की स्ट्रिप हो गई। अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाओगे तो वो जलेगा और उसके बाद में उस मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जलाते हैं मतलब कि उसमें ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन हो रही है। बट जैसे मान लो कि आपके लेब के अंदर कई ताक वगैरह के अंदर उसको मैग्नीशियम रखा हुआ है, रिबन रखा हुआ है। अब उसके ऊपर क्या होगा कि जो एनवायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, इस एनवायरमेंट की ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्शन करके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। किसकी लेयर बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। क्योंकि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर और बना लेगा। ये एक प्रिवेंटिंग लेयर भी है, क्योंकि ऊपर लेयर बन गई तो बाद में फिर मैग्नीशियम को ज्यादा नुकसान होता नहीं है ना। तो क्या होता है कि अब इसके ऊपर लेयर बन चुकी है, अब इसको आप जलाओगे ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे जैसे मैग्नीशियम जलना चाहिए डेजलिंग फ्लेम के साथ में, फिर जलेगा नहीं। इसलिए अपन क्या करते हैं, सैंड पेपर से इसको क्या कर लेते हैं, रब कर लेते हैं, और इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं अपन, साफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। और उसके बाद में फिर इसको आप जलाओगे तो फिर क्या होगा, ये आसानी से जलेगा और एकदम डेजलिंग फ्लेम्स के साथ में जलेगा। वैसी चमक जैसे फुलझड़ी में आती है वैसी ये चमक आपको इसमें देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गई। मैग्नीशियम एक मेटल है, जलाते हैं तो मतलब रिएक्शन के साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। टिन पेपर से रब क्यों करते हैं ये आपको समझ में आई थिंक कि आ गया होगा। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड, फिर चलते हैं अपन आगे। चलिए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब अपन चलते हैं केमिकल चेंजेस। मेरी बात सुनो, केमिकल रिएक्शन हुई है ना, बट आपको पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नया प्रोडक्ट बन गया वो पता है कि नया प्रोडक्ट बन गया, केमिकल रिएक्शन हुई है, बट उसको ऑब्जर्व करने का भी कुछ ना कुछ तरीका तो होता होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई हॉस्पिटल में गए, आपको वहां पे डॉक्टर दिखा, आपको पता कैसे चलता है कि वो डॉक्टर है, कैसे पता चलता है, उसका अटायर देख करके। वो व्हाइट कलर का उसने कपड़े पहन रखे होंगे, इस तरह से उसको गले में लगा के आया हुआ होगा, है ना। या फिर आपने पुलिस ऑफिसर देखा, पता कैसे चलेगा आपको, वो पुलिस की कार में आया होगा, यूनिफॉर्म पहन रखी होगी, टोपी लगा रखी होगी, हाथ में गन वगैरह हो, पता चल जाता है आपको। आपको कोई कारपेंटर है वो काम कर रहा है तो उसका कपड़ों से पता नहीं चलता, लेकिन वो काम कर रहा है, काम से पता चल जाता है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो लकड़ी काट रहा है, कुछ कर रहा है, तो पता चल जाएगा कारपेंटर है। तो कोई भी चीज आपने उसको पहचानना है तो पहचाना कैसे, कैसे पहचाना आपने, उसका अटायर देख करके, आपने उसकी एक्टिविटीज देख करके। तो केमिकल रिएक्शन भी वैसे ही अपन पहचानते हैं ना। तो 5 अपन ने ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं। इन 5 चीजों में से कोई एक अगर चीज हो रही है, या एक से ज्यादा, 2 चीज हो रही है, 3 चीज हो रही है, तो कुछ भी हो रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। कौन कौन से 5 पॉइंट हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहली बात, चेंज इन स्टेट। सबसे पहली चीज क्या है, चेंज इन स्टेट। अब चेंज इन स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे राजस्थान टू दिल्ली, दिल्ली टू मध्य प्रदेश टू गुजरात, ये होता है क्या, अबे ये नहीं होता। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ये एग्जाम में ये मत लिख देना। तो स्टेट का मतलब ये होता है सॉलिड लिक्विड और गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस इनका आपस में अगर चेंज होता है, जिसके मतलब कोई सब्सटेंस था, पहले सॉलिड में था, वो बाद में लिक्विड बन गया, लिक्विड था वो गैस बन गया, अगर उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है मतलब कि आपकी केमिकल रिएक्शन हुई। पहला सब्सटेंस, पहला क्या कहते हैं उसको, इंडिकेटर, जिससे आपको पता चलेगा कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा, चेंज इन कलर। कोई सब्सटेंस था, लेट्स से ब्राउन कलर का था, बाद में ब्लू कलर का हो गया, ब्लू कलर का था, लेट्स से वो बाद में ग्रीन कलर का हो गया। तो अगर उसके कलर में चेंज आ रहा है
तो कुछ ना कुछ वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई होगी, तभी कलर में चेंज आ रहा है, भाई कलर में चेंज नहीं आ सकता। इसका मतलब वहां पे भी क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। ये सब लिखना आपको है ना, चेंज इन स्टेट। अब इन सबके एक एक रिएक्शंस भी हैं जो आपको याद रखनी है, वैसे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपको 21 कौन सा लिखाऊंगा ताकि आपको याद रहे, आपके एग्जाम आ जाए कि भाई चेंज इन स्टेट वाली कौन सी रिएक्शन है, क्या है, या इनके अलग तरीके से क्वेश्चन घुमा के बात है, उसकी प्रैक्टिस भी अपन करेंगे। बट एक बार के लिए पहले ये पता कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद में अपन इनकी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर मान लो कि आपने कोई दो केमिकल्स को, दो सब्सटेंस को मिलाया, यार वहां कोई गैस निकलने लगी नई सी, अगर गैस निकल रही है इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, सब्सटेंस का टेम्परेचर पहले वो गर्म था, बाद में ठंडा हो गया, ठंडा था एकदम से गर्म हो गया, टेम्परेचर में चेंज आया है, इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। और अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसे कुछ पार्टिकल्स जो कि उसके अंदर उस केमिकल के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर पूरी तरीके से घुले हुए नहीं है, और वो सस्पेंडेड ऐसे ही वो उसके अंदर बिना घुले हुए इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनको अपन बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ऐसे कुछ नए प्रेसिपिटेट बनते हैं, बन गए हैं, जो कि उसके अंदर घुल नहीं रहे हैं, उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और अगर किसी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो पांच चीजें हो गई, कौन सी चीजें हो गई अपनी, अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो, अगर कलर में चेंज हो रहा है तो, या स्टेट में चेंज होगा या कलर में चेंज होगा, या गैस उसमें से कोई इवॉल्व हो रही है, या कोई टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, या फिर उसके किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पांच चीजों में से कोई एक चीज हो रही हो, या दो चीजें हो रही हो, या सारी चीजें हो रही हो, पर कम से कम अगर एक चीज हो रही है तो मतलब कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। बात समझ में आ गई। ये पांच चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अब इनके पांचों के बारे में अपन ढंग से बात करते हैं, ढंग से बात करते हैं, लेकिन रिएक्शन के बारे में बात करें, एग्जाम्पल बिना एग्जाम्पल समझ में कहाँ आता लोगों को, कि जब तक सर आपने यूं तो बोल दिया कि ये चेंज इन स्टेट होता है, मुझे क्या पता, बताओ बस कैसा होता थोड़ी है क्या, कलर में थोड़ी पता थोड़ी है क्या, खाली आपने बुक के अंदर फोटो देख रखी है, और एक्चुअल में भी वही होता है ना। मैं बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले हम चेंज इन स्टेट की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, याद आया, याद करो एक बार। तो मैं स्टार्टिंग के अंदर आपको जो केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया, तब मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी। वो रिएक्शन कौन सी थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, H2 वाटर बनता है। दोनों क्या थे, गैस थे, बन क्या गया, लिक्विड। पहला वो बताया था मैंने आपको, वो यहाँ लिखी हुई है। मैं ना ज्यादातर जो भी देखो इस चैप्टर के अंदर अपने जो रिएक्शंस है ना, आपको समझाने के लिए मैं रिएक्शंस रिपीट करूंगा, ताकि आपको बार बार पढ़ने से क्या आपको याद हो जाए। एक रिएक्शन हो सकता है आपको चार जगह भी काम आ सकती है, पर आपको वो याद हो जाए, इजी रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे आप। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की जो रिएक्शन है करवाई, तो क्या बनेगा, 2H2O। क्या बनेगा, 2H2O। मतलब ये यहाँ मैंने क्या कहते हैं उसको, बैलेंस कर रखी है ना, आपको ये बैलेंस होती हुई दिख रही है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, H2H2O, मतलब कि वाटर बना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होती है, क्या बना, मेथेनॉल बना। क्या बना, मेथेनॉल, CH3OH, मेथेनॉल भी बोलते हैं, मेथेनॉल ही बनते, क्या है, लिक्विड है। तो दोनों गैस थे, बन क्या गया, लिक्विड। स्टेट में चेंज आया ना, आया ना, मतलब यहाँ पे क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई है। रिएक्शन लिख लेना, ठीक है, अच्छे से, और याद रख लेना इसको। उसके बाद में आयरन, चेंज इन कलर के बारे में बात करते हैं। कलर भी चेंज होता है ना, ऐसा नहीं मैं हमारा बात करूँ, कलर चेंज होता है। और ये क्वेश्चन आ रखा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लेना। ये क्या टॉपिक क्या है, इंपोर्टेंट, इसमें क्वेश्चन आते हैं। आयरन, इसकी रिएक्शन हुई कॉपर सल्फेट के साथ में। कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है, ब्लू। बट आप जब रिएक्शन करोगे, जैसे आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर क्या डाल दिया, आपने लोहे के टुकड़े डाल दिए, आयरन के टुकड़े डाल दिए, कीड़े डाल दिए आपने, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसका कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर। लाइट ग्रीन कलर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो फेरस सल्फेट है ना, ये फेरस सल्फेट होता है लाइट ग्रीन कलर। आपने आयरन के साथ रिएक्शन करी कॉपर सल्फेट की, और बन गया फेरस सल्फेट, और कॉपर साइड निकल गया। अब फेरस सल्फेट ब्लू कलर का नहीं होता, ये कौन सा कलर का होता है, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो इसका मतलब कि वो जो केमिकल बना उसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हुआ है, इसलिए हमने क्या पता कर लिया, क्या मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी रखा हुआ है ना, व्हाई डज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड व्हेन आयरन नेल्स आर एडेड। कॉपर सल्फेट के अंदर आप आयरन नेल्स जब डाल देते हो, तो उसका कलर फेड क्यों हो जाता है, या जैसे भी उसका कलर ग्रीन कलर क्यों हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि फिर उसकी रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट के साथ में, फेरस सल्फेट बनता है, जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है। बात समझ में आ गई। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लिख सकते हो ना, लिखने के बाद में फिर क्या करना है आपको, ये रिएक्शन यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन सी है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, लेड नाइट्रेट। क्या ये, लेड नाइट्रेट। क्या किया अपन, इसको गर्म किया। क्या किया अपन, इसको गर्म किया। क्या बनेगा, एक तो बना लेड ऑक्साइड बना, एक बना NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक बनी ऑक्सीजन गैस।
अब जैसे ही आप अगर लैब के अंदर आप एक्सपेरिमेंट करोगे या फिर आपको टीचर लगे होंगे तो ये अपने आएगा भी सही। अब लेड नाइट्रो गर्म करोगे ना तो एक ब्राउन कलर की गैस निकलेगी। तो है ना, गैस जब निकलती है तो अलग अलग तरह की, अगर कलर में चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कलर की गैस निकल रही है, ब्राउन कलर की गैस निकल रही है या रेड कलर की गैस निकल रही है, तो आप पता कर सकते हो कि कौन सी गैस निकल रही है। बट कभी कभी ऐसा होता है गैस जो है वो आ, वैसी नहीं निकलती उस कलर की, तो अपन उसकी दूसरे टेस्ट भी करते हैं जो मैं बता दूंगा। बट इसके अंदर तो सीधी सी ब्राउन कलर की गैस निकलती है, क्योंकि जो गलत टाइप हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन की जगह यहाँ आएगा है ना, ये NO2 है ना, ये NO2 है ब्राउन कलर का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या है, ब्राउन कलर की गैस। तो जब इसको आप लेट नाइट्रो गर्म करोगे तो ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, मतलब वहां पे NO2 बना था, गैस निकल रही है, इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। H2O क्या है, पानी। इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आप डालो, करंट डालो, इसके अंदर क्या करो, करंट डालो, कैसे डालो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस निकलती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है, आपको किसी को पता है क्या? जिसको पता है लिखेंगे कमेंट में फटाफट से। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का, अब जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली थी तब तो ब्राउन कलर की गैस निकल गई थी, अब पता चल गया कि ब्राउन कलर की गैस, इसका मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है, मतलब पता चलिए आप केमिकल रिएक्शन हो रही है। ज्यादा इसमें पता कैसे चलेगा, हाइड्रोजन भी कलरलेस होती है, ऑक्सीजन भी कलरलेस होती है, तो वो पता किस तरीके का गैस निकली भी है ना, ऐसे हाथ रख के चेक करोगे क्या आप? तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, इसके लिए टेस्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट। क्या होता है? पॉप साउंड टेस्ट। तो क्या करते हैं अपन, जब भी किसी रिएक्शन के अंदर अपना चेक करना होता है, वहां पे गैस निकली निकली, हाइड्रोजन गैस निकली निकली, तो या तो मोमबत्ती या फिर आप माचिस की तीली उसके पास लेके जाओगे, तो पॉप साउंड के साथ में वो ब्लास्ट होगी, हल्की सी पट पट ऐसी जो भी आवाज है, ऐसी कुछ आवाज आएगी, तो आपको पता चल जाएगा मतलब यहाँ पर कौन सी गैस निकली है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारी निकली है। और गैस निकल रही मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना बोलते हैं क्या अपन, चूना बोलते हैं, व्हाइट कलर का चूना, उसकी रिएक्शन करो आप पानी के साथ में H2O। आप में से किन किन लोगों ने वो जो पुराने जमाने में ऐसे करते थे ना, व्हाइट कलर का कलर अपने दीवारों के ऊपर, क्या बोलते हैं, कल्ली वाली बोलते हैं हमारे इधर, तो आपको पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो जब करते हैं ना, तो आपने देखा वो चूना करते हैं वो एक तरीके से, तो बड़े से ड्रम होते हैं प्लास्टिक वगैरह लोहे वगैरह के, उस ड्रम में पहले चूने को डाल देते हैं, है ना, या फिर पानी डालते हैं, फिर उसमें चूना डाल देते हैं या चूने में पानी डाल, जो भी करते हैं। तो उसको डालने के बाद में थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं, और मतलब कि 2-5 मिनट के बाद उसके अंदर बहुत तेजी से पानी उबलता है ना, ऐसा खलबल 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 वैसी आवाज आती है, और वो पूरा बहुत गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा, और ड्रम इतना गर्म हो जाएगा कि आप उस ड्रम को आसानी से हाथ लगाकर पकड़ भी नहीं सकते, इतना गर्म हो जाता है। आपने, मुझे पता नहीं, देखा नहीं देखा, मैंने देखा मैं छोटा था, बहुत छोटा, तो मैं घर पे ऐसे कल करने वाले आते थे, तो ऐसे ही करते थे, वो ड्रम में डाल देते, उतना गर्म हो जाता है, एकदम खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़, एकदम पूरा गर्म हो गया वो। वहां पे ये रिएक्शन होती थी। चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हमने पानी डाला अपने तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस टाइम पे साथ में एक्सट्रीम हीट निकलती है, क्या निकलती है, एक्सट्रीम हीट निकलती है, जिससे वो आसपास का टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो मैंने 5 चीजें बताई आपको कि या तो स्टेट में चेंज होगा, या फिर उसके अंदर कलर में चेंज होगा, या फिर उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, टेम्परेचर में चेंज हो गया, कलर में चेंज हो गया, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होगा, और 5 चीजें वगैरह की फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये बाकी रह गया अपना, ये अपन बात करते हैं। तो अभी तक कुछ समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की, क्या होता है, कैसे बनता है। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं लिख देता हूँ पहले से ही। ठीक है, इस रिएक्शन को अपन प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेशन बनता है, जो प्रेसिपिटेट बनता है ना, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सोडियम सल्फेट Na2SO, इसकी रिएक्शन होती है जब बेरियम क्लोराइड के साथ, याद रखना, सोडियम सल्फेट रिएक्शन होती है बेरियम क्लोराइड के साथ में, बनता है BaSO4 का प्रेसिपिटेट। तो जैसे मान लो कि ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, क्या है ये आपकी, बड़ी सी बना दी टेस्ट ट्यूब, तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, आपके केमिकल भरे हुए दोनों ही है। सोडियम सल्फेट के साथ में आपने क्या डाल दिया, बेरियम क्लोराइड डाल दिया, तो इसके अंदर व्हाइट कलर के प्रेसिप, अब इसमें व्हाइट दिखेगा ही नहीं आपको, तो मैं आपको चॉकलेट बता देता हूँ। तो आपको ऐसे अलग अलग से व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो इसके अंदर आपको दिखेंगे, जो इसके अंदर घुले हुए नहीं रहेंगे, या फिर हो सकता है वो नीचे आकर थोड़ी देर में इकट्ठे हो जाएं। तो ये जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, ये किसके प्रेसिपिटेट हैं, ये आपके हैं बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट हैं। बात समझ में आ गई? तो इस टाइप की रिएक्शन में जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो, उन सभी रिएक्शन में क्या बोलते हैं अपन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है मतलब वहां पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन
हो रही है। तो फटाफट से रिएक्शन कर लेते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन हुई है तो पता कैसे चलेगा आपको? तो या तो उसके स्टेट में चेंज हो रहा होगा, या उसके अंदर कोई कलर में चेंज हो रहा होगा, या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, या फिर उसके अंदर प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, या फिर इवोल्यूशन हो गया, या कोई गैस निकल, क्योंकि अगर 5 चीजें उनमें से हो रही है, इसका मतलब वहां पर क्या है आपके कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। चलिए आगे चलें। समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? देखो, चैप्टर का नाम है अपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन होती क्या है ना, कि दो रिएक्टेंट मिलकर नया प्रोडक्ट बना दिया, केमिकल रिएक्शन हो गई। किसे पहचानेंगे वो भी आपने लिख ली है ना। केमिकल इक्वेशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो आपने एक सेंटेंस में बोला था मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने उसके स्टडी के अंदर, कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये चीज क्या है? ये है आपकी केमिकल रिएक्शन है। क्या ये केमिकल रिएक्शन है? इसको आप इस तरीके लैंग्वेज में लिख लो, सिंबल्स के साथ में, एरोस के साथ में, इन सब जो साथ लिखोगे ना, तो वो जो लिखी हुई है ना, ये क्या है? ये है आपकी केमिकल इक्वेशन। ओके, फर्स्ट चैप्टर के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन भी बुक के अंदर भी है, कि जिसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है और उस केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है ना। अब जरूरत क्यों पड़ रही है ना, केमिकल रिएक्शन भी तो ऐसे काम चल सकता था, तो इक्वेशन ही क्यों लिखना है अपन? भाई ऐसे लिख दो, अगर कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने इसको ये छोटा करके, ये इंग्लिश के वर्ड लगा करके, प्लस एरो लगा करके क्यों लिखा? तो उसके बड़े फायदे हैं लिखने के, इसलिए अपन लिख रहा हूँ। ये अपना अगला जो टॉपिक है वो बनता है कि क्या जरूरत पड़ गई आपकी केमिकल इक्वेशन की। तो पहली चीज है क्विक स्टडी। क्या है क्विक स्टडी? कि आप इस इक्वेशन को, आप रिएक्शन को तो एक बार में पढ़ नहीं सकते ना, ये तो सिंपल रिएक्शन थी, ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन थी, है ना। कोई बड़ी रिएक्शन है जिसके अंदर 3-4 रिएक्टेंट्स है, 2-3 आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसको ऐसे 3-4 लाइन में लिखोगे, एक बार पढ़ने में समझ भी नहीं आएगी। इसको इसको पढ़ो तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको देखो तो आप देख कर समझ जाओगे कि इसमें मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ में, एरोल बना है, मतलब कि बना हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं, तो आप देख करके ही क्विकली समझ जाओगे। तो पहला रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन क्या है? टाइम एंड एफर्ट सेविंग। टाइम बचता है, एफर्ट बचता है, लिखने में भी, समझने में भी। और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या मिलती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, कि जैसे कि एक तो आपको इंफॉर्मेशन ये मिली है कि इसमें रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं। साथ में आप लिख देते हो कि यहाँ पे ये सॉलिड था, ये यहाँ पे लिक्विड था, ये सॉरी गैस था, यहाँ पे सॉलिड बना। तो इनमें कौन सा सॉलिड था, कौन सा लिक्विड था, ये इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर किसी चीज को आप गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने के बाद अपन इसे डेल्टा का साइन लगाते हैं, मतलब उसको अपन हीट कर रहे हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सारी अपने को किससे मिलती है? केमिकल इक्वेशन से मिलती है। केमिकल रिएक्शन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए जरूरी है। उसके अलावा एक पॉइंट और भी है, क्योंकि अपने को केमिकल रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है, केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है रिएक्शन करते हुए भी? कि देखो, आपने आपके आप ये अभी सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ रहे होंगे शायद, मुझे लगता है। तो इंग्लिश मीडियम की बुक देखी होगी आपने, उसके अंदर इसे ये जो रिएक्शंस वगैरह लैंग्वेज लिखी हुई है इंग्लिश में लिखी हुई है। बट ये जो रिएक्शंस है ना, ये रिएक्शन सारी सारी किस में लिखी हुई है? इस तरीके से लिखी हुई है। हिंदी मीडियम की बुक उठा लो, वहां पे ये जो लिखा हुआ है अलग लिखा हुआ होगा, पर ये रिएक्शन सेम लिखी होगी। आप तमिल की उठा लो, तेलुगु उठा लो, कन्नड़ उठा लो, कोई सी भी लैंग्वेज उठा लो, पर यहाँ पे वो जो इक्वेशन है ना, वो सब जगह सेम लिखी हुई होगी। आप जैपनीज उठा लो, चाइनीज उठा लो, कोरियन उठा लो, वहां पे भी वो लैंग्वेज अलग लिखी होगी, पर केमिकल रिएक्शन जो होगी वो सारी की सारी ऐसे ही लिखी होगी। ऐसे एमजी लिखा होगा, क्योंकि दुनिया भर में मैग्नीशियम को एमजी लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, एमजी वही लिखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, फिर वैसे ही बनाते हैं, प्लस ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरे ग्लोबली, पूरी दुनिया भर के अंदर इसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, दूसरे को बता सकते हो। इस वजह से ये आपके बहुत जरूरी हो जाता है केमिकल इक्वेशन बनाना, लिखना। बात समझ में आ गई? केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है, इसके एडवांटेज क्या है? आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, केमिकल इक्वेशन होती क्या वो भी समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। क्या ये अब मैंने बुक के क्वेश्चंस में ऐड कर रखे हैं। जैसे कि मान लो ये अब जैसे कितनी बड़ी है केमिकल रिएक्शन, देखो आप लोग कितनी बड़ी है। When zinc granules are added to sulfuric acid, it forms zinc sulfate and hydrogen gas. ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। इक्वेशन में लिखना क्या लिखा हुआ है? When zinc granules, मतलब जिंक, added to zinc granules में जिंक के टुकड़े, added to sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड लगा दिया, ऐड कर दिया यहाँ पर, it forms zinc sulfate and हाइड्रोजन गैस। और क्या बनी साथ में? हाइड्रोजन गैस बनी। केमिकल रिएक्शन को आपने क्या कर दिया? केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया। इजी काम है, हार्ड काम? इजी काम है। ऐसे कैसे? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन है ये। कैल्शियम ऑक्साइड, वेन कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड
एडेड टू वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला यही होता है ना? मुझे पता है यही होता है, आपको तो पता ही होगा, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। सिल्वर क्लोराइड एंड सनलाइट वाली है। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, सनलाइट में रख दिया इसको, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख दी। इट डिसोसिएट हो जाएगी किसमें? टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो जो आपको बोला था केमिकल रिएक्शन में, उसको अपन इक्वेशन में चेंज कर ले। इजी काम है, हार्ड काम है, मुझे पता है सबको इजी लग रहा होगा, क्योंकि इजी है इसलिए ये। समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब ये है कि केमिकल इक्वेशन को रिएक्शन चेंज करना बहुत इजी सा। बस अब क्या पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला आपको जो पता होने चाहिए, थोड़े सिंपल सिंपल से ही हैं, आप इसको याद कर लोगे। वैसे पढ़ते रहोगे तो आपको अपने आप से याद ये हो जाएंगे। पता ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन अभी आपने एक पढ़ी थी रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर वाली, याद है नहीं आपको? कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? ये वाली पढ़ी थी। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं, मैंने बताया था वो ड्रम के अंदर के वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में क्या बनती है? बहुत सारी हीट बनती है। तो अगर बहुत ज्यादा हीट बन रही है, मतलब या कम हीट हो रही, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ता ही है केमिकल रिएक्शन जब होती है, तो कभी कभी टेम्परेचर कम भी हो जाता है। उसका एग्जाम्पल है ये वाली reaction। आप ये रिएक्शन भी मान सकते हो। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट धूप में रखते हो ना, तो सिल्वर और क्लोराइड के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब आपके आप रूम में सिल्वर क्लोराइड का हाथा देना किसी, जिसमें ग्लास में कहीं रखा हुआ हो, तो धूप में जाकर रखना। धूप में जाके आप सोच रहे होंगे गर्म होना चाहिए ना, तो गर्म होगा नहीं, क्योंकि उस रिएक्शन में टेम्परेचर कम हो जाता है। आप उस हाथ लगा सिल्वर क्लोराइड में डिसोसिएट हो जाएगा, तो टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। तो ये चेंज इन टेम्परेचर वाले जो टॉपिक पढ़ा था, वहां पे भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। इसमें टेम्परेचर कम होता है, इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। आवाज तो आ नहीं रही है हाँ की, बट कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास की ये भी दुख है, हाँ की आवाज नहीं आती तो फील नहीं आती मेरे को थोड़ी सी, कोई बात नहीं। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या होता है बैलेंस? तो मेरी बात सुनो, अभी आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है आपने? कि एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, मैटर को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बात सच है, पढ़ रखा आपने, पहले भी पढ़ रखा, 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। एटम को आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपके एक रिएक्शन लिखूं यहाँ पर, O2 प्लस या H2 है ना, H2 प्लस O2 क्या बन गया? H2O। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें हाइड्रोजन है दो। कितने हाइड्रोजन है? दो। जहाँ हाइड्रोजन कितना है? दो हाइड्रोजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ ऑक्सीजन कितना है? दो। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? एक। तो क्या एक ऑक्सीजन का एटम आपने डिस्ट्रॉय कर दिया क्या? क्या ये पॉसिबल है कि आप एटम को डिस्ट्रॉय कर दो? तो पॉसिबल नहीं है, है ना? ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा वो कंजर्वेशन लॉ के अंदर कि आप मैटर को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो। तो देखो, क्या आप अपना ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय कर दोगे क्या ऐसे करके? नहीं कर सकते। ऐसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ और रिएक्शन। जैसे कि यही रिएक्शन देखो, ये आयरन है प्लस H2O है, क्या बना? फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। यहाँ आयरन के कितने एटम है? एक एटम है। यहाँ आयरन के कितने एटम है? तीन एटम है। तो क्या आपने आयरन बना दिया क्या? क्या आप आयरन को इसे बना सकते हो क्या? आपको पता है आयरन ऐसे नहीं बनता, आयरन तो आपकी जमीन में से निकलता है, वो तो क्या कहते हैं, मिनरल है ना? तो इससे आप यूं थोड़ी में आयरन बना दोगे, नहीं बना सकते। तो इसका मतलब यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना, तो उसके लिए अपने को बैलेंस करना इसको पड़ता है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस इक्वेशन वो होती है जिसके रिएक्टेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स और उसके प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स वो सेम हो, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ जिंक कितना है? एक। यहाँ जिंक कितना है? एक एटम दिख रहा है। यहाँ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? टू। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? टू दिख रहा है। यहाँ सल्फर एटम कितना है? वन। यहाँ कितना है? वन वन, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? फोर। यहाँ कितने हैं? फोर। भले ही केमिकल्स जो है इधर उधर हो गए हों, केमिकल रिएक्शन ये होता है, केमिकल्स ही इधर उधर होते हैं, पर इनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो उतने के उतने ही हैं। तो ये क्या है? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि आयरन है, यहाँ आयरन कितने हैं? वन। यहाँ आयरन कितने हैं? थ्री है, ठीक है। यहाँ H2O लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? H2O। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? टू है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? टू, ये बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? वन। यहाँ कितना है? फोर है। ये भी यहाँ पे ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन का आपने क्रिएट कर दिया है क्या? क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन इसके अंदर ये बैलेंस नहीं है। तो जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर
नंबर ऑफ एटम्स बराबर हों वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, जिसमें अनबैलेंस्ड हो उसमें अनबैलेंस्ड होती है। तो इनको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ आई कि नहीं? क्यों जरूरी है उन्होंने आपको समझा दिया है। ठीक है, क्यों जरूरी है? अभी ये आ गया क्या, पहले इस बात कर लेते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो कंजर्वेशन की वजह से क्या मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हो, व्हाई शुड एवरी केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, जैसे क्वेश्चन आते भी एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए क्यों होता है। तो वो कंजर्वेशन के लॉ की वजह से होता है, और आप इसमें ना तो मैटर क्रिएट कर सकते हो, इसे एटम को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब इसको बैलेंस करते कैसे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो बैलेंस करना बड़ा सिंपल सा तरीका है, हीट एंड ट्रायल मेथड होता है ना। जैसे कि अभी ये रिएक्शन लिखी मैंने H2+O2 H2O, तो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल है। तो ऐसा मैं क्या करूं कि ये दोनों जो है बराबर बराबर हो जाए। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ मैं लगा देता हूँ 2, यहाँ लगा देता हूँ मैं 2। देखो 2 2 4, मतलब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन इसके अंदर, इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 और 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 1 2, यहाँ पर 2 हो गए। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर क्या है? बराबर हो गए सारे सारे। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, उसको बोलते हैं ट्रायल एंड मेथड। ये तो होगा सिंपल सा मेथड जिससे कर सकते हो। एक मेथड और भी होता है जिससे अभी आप कितनी से बड़ी आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसको भी बैलेंस कर सकते हो। मैंने क्लास के अंदर ऑफलाइन क्लास के अंदर तो उनको बच्चों को बहुत बार इसका रिवीजन कराया भी है। अभी इसके अंदर भी अपनी इतनी बात नहीं कर रहे हैं इस वन शॉट के अंदर। मैं आप कहो अगर तो मैं केवल इस बात चीज का वीडियो बना दूंगा जिसकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना होता है। उसका मैं छोटा सा 10 मिनट का छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर पूरी तरीके से वो वीडियो आपने अगर देख लिया तो आप चाहे आप बीएससी करो, एमएससी करो, एमटेक करो, बीटेक करो, कुछ भी करो, रिसर्च करो भले, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कोई केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस ना कर पाओ। चलो 10 15 मिनट का वो वीडियो है, अगर आप कहोगे तो वो डाल देंगे। बाकी तो हिट एंड ट्राई कर सकते हो, आप कर ही सकते हो, बहुत ईजी सा होता है। अब बात करते हैं अपन की केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि एनर्जी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, कन्वर्जन होता है। एनर्जी का क्या होता है? कंजर्वेशन होता है। एनर्जी जो होती है वो चेंज होती है, या तो एनर्जी आएगी या एनर्जी जाएगी, दोनों चीजें होती है। तो इस टाइप से केमिकल रिएक्शन होती है दो टाइप। वैसे केमिकल रिएक्शन अलग टाइप होते हैं, पहले अपन इस एनर्जी के हिसाब से टाइप बात कर लेते हैं। तो दो टाइप की अपन केमिकल रिएक्शन होती है, एक हो गया एक्सोथेरेमिक रिएक्शन, एक होता है इंडोथेरेमिक रिएक्शन। क्या होता है एक्सो और इंडो? एक्सो, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकालना। क्या होता है एक्सो का मतलब? बाहर निकालना। तो ये है, जैसे ये भी रिएक्शन बड़ी, मैंने कहा था ना आपको, मैं जानबूझ करके मैं वही रिएक्शन बार बार करता हूँ ताकि आपको रिएक्शन याद हो जाए, है ना, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको 10 अलग अलग तरह की रिएक्शन याद हैं और वो 10 अलग अलग जगह काम आ रही है, उससे बेटर है कि वो आप 4 जगह पे एक रिएक्शन से भी काम चल सकता है तो आप वो याद कर लो, वो बेटर है। तो ये एक्सोथेर्मिक रिएक्शन आपके वहां भी काम आ जाएगी जहां पे मैंने बात की थी कि चेंजिंग टेम्परेचर वाली जगह पे भी, और यहाँ पे भी काम आ जाएगी, है ना। और इसके अलावा अपन एक पढ़ेंगे आगे जाके कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वहां भी काम आ जाएगी। तो एक ही रिएक्शन कितनी जगह काम आ सकती है, बार बार आपको बहुत सारी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा आपको कष्ट नहीं देना चाहता मैं आपको, इसीलिए। चलिए, एक्सोथेरेमिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सो का मतलब हीट का बाहर निकलना, एनर्जी का बाहर निकलना। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी बाहर निकलती है, रिएक्शन इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथेरेमिक। अब मैं लॉस ही बोल रहा हूँ, तो एनर्जी जब बाहर निकल रही है ना, हीट बाहर निकल रही है, तो लॉस हो रहा है ना। जब गेन अपन हीट लेती है, कोई रिएक्शन या कोई सिस्टम है वो हीट को लेता है, तो हम क्या बोलते हैं? वो गेन कर रहा है, हीट को ले रहा है, एनर्जी ले रहा है। तो अगर एटमोस्फेयर के अंदर उसने हीट छोड़ दी तो उसने एनर्जी तो खत्म कर दी ना, इसलिए अपने लिख रहे हैं लॉस ऑफ हीट, हीट का लॉस हो रहा है। बट वहां पे अपने को या वो गर्म गर्म फील होगा, एनर्जी फील मतलब कि यहाँ पे गर्म फील हो रहा है, हीट जो है वो बाहर निकलती होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि सीओ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करोगे पानी के साथ में, बताया ड्रम वाला हुई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बहुत सारी हीट लगेगी, बहुत गर्म गर्म हो जाएगा चारों तरफ ही। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या बोलेंगे अपन? एक्सोथेरेमिक रिएक्शन। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें हीट का लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? तो हीट का तो लॉस हो रहा है, बाहर निकल रही है अंदर आ रही है, क्या लिखेंगे अपन? रिलीज हो रही है, गेन हो रही है, तो अपन कहेंगे रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, सराउंडिंग के अंदर रिलीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद में इंडोथेरेमिक रिएक्शन। इंडोथेरेमिक रिएक्शन क्या होती है? इंडो मतलब इन, इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो हीट जो है वो ले रही है, एनवायरमेंट से वो हीट ले रही है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट ले रही है, बोलते हैं एंडोथेरेमिक रिएक्शन। नाइट्रोजन प्लस 3H2, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन बनता है, करती है, हीट गर्म करते हैं, अमोनिया बनता है। और आपको पता होगा कि अमोनिया जो होती है वो ठंडी गैस होती है, पता है आपको? अमोनिया गैस सुनते हो तो आपको नाक में ठंडा ठंडा सा लगेगा, आपको फील ठंडा ठंडा सा होगा, है ना। अमोनिया क्या होती है? एक कोल्ड गैस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर कम हो गया। ऐसे कैसे? मैंने आपको वो भी रिएक्शन बताई थी, कौन सी वाली? एजीसीएल वाली।
कि सिल्वर क्लोराइड को क्या कर दो आप, सनलाइट में रख दो। कहाँ रख दो आप, सनलाइट के अंदर। तो क्या बनता है, एजी प्लस सीएल बनता है, और साथ में क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो इसका भी रिएक्शन क्या, कौन सी रिएक्शन होगी, ये इंडोथेरेमिक रिएक्शन, जो कि सराउंडिंग से हीट ले रही है। तो सराउंडिंग से ठंडा हो जाता है, उसका आसपास का एनवायरमेंट ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग से वहां से हीट ले ली, और इसने सराउंडिंग को हीट दे दी, इसलिए आसपास का एनवायरमेंट जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो एक्सोथेरेमिक और इंडोथेरेमिक रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, इनके बारे में 2-3 लाइन आप लिख लो, और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, इनकी एक एक एग्जाम्पल सब बताना। जैसे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बताइए, वो सिंपल सा एग्जाम्पल है, जोड़ जाएगा, काम आएगा आपके। और इसके बाद ये एग्जाम्पल भी है, अमोनिया वाला भी है, जिससे वाला भी, आप कोई सा भी लिख सकते हो, जो आपको चाहो वो लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं इस चैप्टर का एक समझ लो कि लगभग अपन चैप्टर का अगला पार्ट हो चुका है ना। अब अपन चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, वैसे मैं सोच रहा था कि पहले कि केवल मैं इस टॉपिक का ही, मतलब कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं अपने। तो मैं सोच रहा था कि केवल इसी टॉपिक का ही वीडियो डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर सारी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट सारी डाल देंगे अपन। और फिर मैं सोचा पूरा चैप्टर ही अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसलिए मैंने फिर पूरा चैप्टर ही रिकॉर्ड करने के लिए करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम समझ में आ रहा है कि आप लोगों को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, कंबाइन करना, क्या करना, कंबाइन करना, जोड़ना। तो रिएक्शन वेयर सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्शन, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट अगर बन जाए तो उसको कौन बोलते हैं अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि ये भाई मैंने बोला ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन काम है, यही रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड था, पानी से रिएक्शन करी, दो रिएक्टेंट है, पर प्रोडक्ट कितने बने। अब जो बोलना है सर हीट ही प्रोडक्ट है, हीट प्रोडक्ट नहीं होता दादा। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या बना आपका प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। समझ में आ गया, नहीं आ गया। कार्बन एक रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन, दोनों को मिला के क्या बना, CO2 बना। क्या बना, CO2, कार्बन एक प्रोडक्ट बन गया। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, वो आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, सिंपल सी बात। इसके अंदर रिएक्टेंट हमेशा ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होगा। तो देखिए तो चल जाएगा ऐसे। ऐसे कैसे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका है उल्टा, कि सिंगल रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट क्या हो, सिंगल रिएक्टेंट हो, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए। जैसे कि फेरस सल्फेट को आप गर्म कर दो, क्या कर दो, गर्म कर दो, तो फिर क्या होगा, तीन अलग अलग Fe2O3, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अलग अलग तीन प्रोडक्ट बन गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका डिकम्पोज हो गया, डिसोसिएट हो गए, टूट गए। तो इस टाइप रिएक्शन को बोलते हैं अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर ध्यान से देखो, तो इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा है, प्रोडक्ट सिंगल है। इसके अंदर देखो, जो रिएक्टेंट है वो सिंगल है, प्रोडक्ट ज्यादा है। ये बेसिक डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। आई होप समझ में आ जाओगा आपको। और इसके जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत इजी से ही है, तो आप इसको याद रखना, अभी लिख लो, साथ में लिखते रहो, रीजन वापस करना तक याद आ जाएगा आपको, है ना। चलते हैं, अब देखो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, जैसे कॉम्बिनेशन सेम टाइप की थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग टाइप की होती है। और टाइप किस बात पे डिपेंड करता है, ये टाइप डिपेंड करता है कि आपने उसका डिकम्पोजिशन किया कैसे है ना। डिकम्पोजिशन कैसे किया है, तो मतलब है कि जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन की। अगर आपने उसको गर्म करके डिकम्पोज किया, जैसे अभी वाली जो रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, कौन सी वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, फेरस सल्फेट को आपने गर्म किया तो डिकम्पोज किया है। तो जब गर्म करके आप उसको डिसोसिएट कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, तो इसका मतलब वो जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, गर्म करो तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये होगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने उसको लाइट में रखा, धूप में रखा, और धूप में रखने से वो डिकम्पोज हो रही है, डिसोसिएट हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, वो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी होगी, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब खींच मेरी फोटो, वो वाला फोटो नहीं, फोटो मतलब लाइट, लाइट को अपन साइंस में फोटो बोलते हैं, पता ही होगा आपको, जो सनलाइट होती है उसको, है ना। तो सनलाइट से अगर वो डिसोसिएट हो रही है तो अपन क्या बोलेंगे, जैसे भी बनाया आपको एजीसीएल वाला एग्जांपल, धूप में रखो क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा, क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये फोटो डिकम्पोजिशन। आपसे पूछे कौन सी रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में कौन सी डिकम्पोजिशन, तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर आप पानी के मतलब क्या होता है उसको, इलेक्ट्रिसिटी डाल करके, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल करके फिर उसको डिकम्पोज कर रहे हो, तो फिर वो रिएक्शन कौन सी होगी,
इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो 3 टाइप के डिकम्पोजिशन हो गए, थर्मल हो गया, फोटो हो गया और इलेक्ट्रो हो गया। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक जैसे H2 का पानी, उसमें आप लाइट डालो, इलेक्ट्रिसिटी डालो, तो H2 और O2 में डिकम्पोज हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस टाइप की मतलब रिएक्शन कौन सी हो गई, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई। कॉम्बिनेशन का मतलब कि बहुत सारे रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना लिया, कंबाइन हो गई। और डिकम्पोजिशन का मतलब कि सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गए और टूट करके बहुत सारे उन्होंने प्रोडक्ट बना लिए, और अलग टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब एक क्वेश्चन हो सिंपल, व्हाई इज सिल्वर क्लोराइड AgCl केप्ट इन ब्लैक कलर्ड बोतल। आपने आपकी स्कूल की लैब में देखा हो, तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, वो हमेशा आपसे ब्लैक कलर की बोतल रखते हैं। अब ये तो फोटो अलग से उठा रखी है मैंने, ये वो वाली कंपनी वाली बोतल नहीं है ना, ये सिंपल वाली बोतल है। तो लैब के अंदर अगर आपने देखा होगा, इसी बोतल ना हो, दूसरी डिजाइन की बोतल भी हो, तो उस बोतल के अंदर जो आपके सिल्वर क्लोराइड होता है, वो हमेशा ब्लैक कलर की बोतल में रखते हैं, वो ट्रांसपेरेंट बोतल में नहीं रखते। इसके पीछे क्या रीजन है, आप में से जिसको आता है तो उसको पॉज करके आंसर लिख करके फिर आके देखना, क्योंकि मैं तो बताना ही है, मुझे तो आंसर लाइव क्लास नहीं है, बाकी मैं भी रुक के पूछ लेता। ठीक है, तो क्या लगता है आपको। मैं बताता हूँ, देखो आपको, आपने सोच लिया होगा, जिसने आंसर लिखे उन्होंने पोज करके लिख दिया होंगे। देखो अभी आपने पढ़ा कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सनलाइट से रिएक्शन करती है, उसके बाद सनलाइट डिकम्पोज होता है। अगर मान लो कि ये इस बोतल में ना हो, तो ट्रांसपेरेंट बोतल में हो, और मान लो आपकी क्लास, आपकी लैब के अंदर कहीं खिड़की से, विंडो से धूप आ गई, तो उस धूप से क्या होगा, वो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, जिसमें सिल्वर क्लोराइड के अंदर AgCl टूट जाएगा, सिल्वर क्लोराइड अलग अलग हो जाएंगे। तो आपको क्या सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग चाहिए या फिर AgCl चाहिए, आपको तो AgCl चाहिए ना। AgCl तो बचा ही नहीं, तो डिकम्पोज हो गया। उसको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, ब्लैक कलर के पाउडर में रखते हैं, ताकि सनलाइट इस पे आए ही नहीं, ताकि रिएक्शन उस पर हो ही नहीं। समझ आया क्वेश्चन। क्वेश्चन और भी है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर विच गैस इज प्रोड्यूस इन डबल द अमाउंट ऑफ द अदर। ठीक है, पानी है, उस पानी के अंदर आपने क्या किया, तार डाल करके क्या किया, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया, जो भी पढ़ा था अपने उस रिएक्शन की बात की थी। तो कौन सी गैस दूसरी गैस की डबल बनेगी, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो देखो, ये रिएक्शन बढ़िया आपने H2O वाली, इसका अपन ने क्या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन करंट डाला इसके अंदर, H2 + O2 बनाए, इनको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2H2 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, बैलेंस करोगे तो दिखती बात है, यहाँ पर O2 तो है, सिंगल H2 के साथ लगा हुआ है 2, डबल गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। डबल गैस कौन सी है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ जा तो देता नहीं हो, वो सर ये तो पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं हमने, तो कौन सी डबल कौन सी गैस है, अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत इसमें है नहीं है। तो सीधी सी कौन सी बनेगी, इसमें हाइड्रोजन गैस जो होगी वो डबल बनेगी। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे बीच में क्वेश्चन करते रहते हैं तो दिमाग थोड़ा चलता रहता है, बाकी आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। उसके बाद में चलिए बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। नाम सुना हुआ होगा जी आपने। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जैसे कि दो रिएक्टेंट है, जिंक है, कॉपर सल्फेट। इसके अंदर ये जिंक भाई साहब जो है ना, ये कॉपर भाई साहब को यहाँ से हटा करके इस सल्फेट के पास अगर बैठ जाए, क्या कर ले, सल्फेट के पास आकर के बैठ जाए, तो इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेस कर दे साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेसर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑल इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन या सॉल्यूशन में से। इसको ऐसे समझो, जस्ट इमेजिन कि ये आपकी क्लास है, इस क्लास के अंदर ये आपकी बेंच है, इस क्लास की बेंच के ऊपर, वाह क्या डायग्राम बनाया है मैंने, ये टेबल है बैठने वाली है ना, इसके ऊपर एक बैठा है बच्चा और एक बैठी है कन्या, ये छोटी वाली, छोटी सही नहीं बनी है यार। ठीक है, तो ये यहां पर आके इसके पास बैठा है ना, ये इसके पास बैठा है, एक और लड़का है, ये चाहता है कि इसके पास में ये क्यों बैठे, इसके पास तो मैं क्या बैठूंगा। तो वो इसको यहां पर आएगा, इसको यहां से उठाएगा और इसको भगा करके खुद यहां पर आकर के बैठ जाएगा। तो मुझे बताओ, इसको इसने यहां से भगा दिया, तो ये यहाँ पर बैठ गया, तो ये बैठ सकता है ऐसे। तो इस टाइप का ही कुछ काम होता है अपने केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, बट मुझे बताओ कि क्या कोई भी लड़का यहाँ आएगा, इसको उठा करके भगाने की कोशिश करेगा, तो क्या भाग जाएगा क्या,
कोई भी लड़का XYZ कोई भी क्लास में कोई भी लड़का आ गया और उसने इसको यहाँ से उठा के भगाया, भग जाएगा क्या मैडम के पास में से? नहीं भगेगा। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है इन वाले भाई साहब की साइज और इन वाले भाई साहब की साइज के ऊपर। जस्ट इमेजिन कि ये भाई साहब हैं 80 kg के और ये भाई साहब हैं 35 kg के। तो क्या 35 kg वाले भाई साहब इस 80 kg वाले भाई को उठा के भगा सकते हैं क्या? इतना इसमें जोर है क्या, इतना दम है क्या? नहीं भगा सकते। बट अगर मान लो कि जस्ट उल्टा होता, ये होता 80 kg का और ये 35 kg का होता, ये वाला 35 kg का होता, तो भगा सकता था ना इसको, तब उसको यहाँ से उठा करके भगा देगा। बात समझ में आई है? ये सेम कॉन्सेप्ट काम करता है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। कैसे काम करता है मैं समझाता हूँ आपको, देखो है ना। जैसे कि जिंक है, वो कॉपर सल्फेट के पास में है ना। कॉपर सल्फेट बैठा हुआ है, सल्फेट है, सल्फर साथ कौन बैठा हुआ है? कॉपर बैठा हुआ है। जिंक को अच्छा नहीं लग रहा, जिंक कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे बेटा, भी उठ जा, खड़ा हो जा, जय खाली कर। अब जिंक यहाँ से, अगर जिंक जो है वो ज्यादा पावरफुल हुआ तो वो क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा के कॉपर को निकाल देगा बाहर और खुद सल्फेट के साथ आकर के बैठ जाएगा। तो ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट अगर इसके लिए जरूरी क्या, हमने क्या बताया, अगर जिंक कितना दमदार है। अब अपने को पता कैसे चलेगा, ये तो लड़के में तुमने पता कर लिया किसका वेट ज्यादा है, किसमें ज्यादा बॉडी है, किसका वो जिम जाता है। जिंक में से कॉपर में जिम कौन जाता है, अपने को क्या पता। वो पता चलता है वो पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज। नाम सुना होगा क्या हमने, रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? एक ऐसी एलिमेंट्स की सीरीज है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स उनकी रिएक्टिविटी के साथ लिखे हुए, कौन हाई रिएक्टिव है, कौन मॉडरेट रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी सिंपल सी। जब मैं स्कूल में था तब मैंने, वो हमारे सर ने मुझे याद कर दी एक ट्रिक से, वो ट्रिक ही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वो थी ट्रिक, पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन सा है जो हुआ है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। दिख रहा है क्या येलो कलर में? कलर चेंज करूँ, कलर चेंज करना था यार, दिख नहीं रहा है हमारे प्रिय बच्चों को। अबे तेरी, इसका कलर कैसे चेंज होगा? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, चलो ठीक है। जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है और रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो सबसे ऊपर है ना, पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा क्या है, हाईली रिएक्टिव है। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मतलब कि ये सबसे ज्यादा जिम जाना, सबसे बॉडी बिल्डर आदमी कौन है? पोटेशियम है। उसका हम जैसे नीचे होगा, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम, ऐसे 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 कम। फिर कॉपर उससे भी कम, मरकरी उससे भी कम, सिल्वर उससे भी कम, और हम गोल्ड उससे भी कम, और प्लेटिनम उससे भी कम। ठीक है। तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। इसमें तो मैं आपसे मैं पूछूं कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? ऊपर वाला मैग्नीशियम रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम जिंक ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम है। आयरन और जिंक ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक रिएक्टिव है। कॉपर और आयरन रिएक्टिव कौन ज्यादा है? तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप देख करके बता सकते हो कि जो ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाले कम रिएक्टिव। इसको याद करने की ट्रिक है जो मैंने पहले पढ़ी थी हिंदी में, हमारे सर ने बताई थी। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ते। भाई साहब हलवाई थे या पता नहीं क्यों हलवाई का शौक था, तो उन्होंने मुझे ये बताई थी, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ते। तो इसको अगर आपको याद हो गई, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ते, तो आपको पता चल सकता है कि कौन सा एलिमेंट है जो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, जैसे आपने जिंक और कॉपर में से, अब जिंक ज्यादा दमदार है या नहीं है कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए, तो देखो कॉपर है यहाँ, जिंक है यहाँ, दिखती बात है, जिंक ज्यादा पावरफुल है तो जिंक उसको हटा देगा आसानी से और यहाँ पर ये जगह जाके बैठ जाएगा। ठीक है। ऐसे कैसे ही आयरन है और कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर बेटा सल्फेट के साथ में, पर आयरन मुझे नहीं लग रहा आयरन क्या, ऐसे कैसे बेटा, मैं बैठूंगा जगह मेरी वहां से साइड हो। अब साइड होने के लिए आयरन में जोर चाहिए, तो जोर कितना है देखो, आयरन और कॉपर में से आयरन ये रहा, कॉपर ये रहा, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन है। तो आयरन ने इसको भगा दिया, फिर सल्फेट बन गया, आपने पढ़ा भी था, फिर सल्फेट बनता है लाइट ग्रीन कलर का। ठीक है। और एक और देखो, जिंक और पोटेशियम क्लोराइड अगर ये रिएक्शन करे, पोटेशियम क्लोराइड के साथ में अगर जिंक जाके क्या हुए, पोटेशियम क्लोराइड को कि भाई साहब उठो, क्लोरीन के पास में हम बैठेंगे, तो क्या ये जिंक जो है यहाँ बैठ पाएगा क्या? ये पोटेशियम भाई साहब इनको बैठने देंगे क्या? ये नहीं बैठने देंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पोटेशियम कौन है? दादा। ये है दादा, ये भाई,
साहब ये बाहुबली हैं, ये इसको यहाँ से हटने नहीं देंगे। तो इसका मतलब जिंक जो है वो पोटेशियम को यहाँ से हटने नहीं देगा, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन होगी ही नहीं, इसमें इतना जोर ही नहीं है कि इस पोटेशियम को हटा सके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई क्या आपको? जब हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा अपनी जगह से, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और हाईली रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए आपको क्या याद होनी चाहिए? ये रिएक्टिविटी सीरीज होनी याद होनी चाहिए। इसकी जो मैंने ट्रिक बताई वो ट्रिक लिख लेना, याद रख लेना, उसके बाद में बड़ा सिंपल सा तरीका है याद रखने का इसको। तो पता चल जाएगा कि इसमें रिएक्शन होगी या रिएक्शन नहीं होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कैन वी पुट कॉपर सल्फेट इन आयरन कंटेनर? क्या आप एक लोहे के बर्तन में कॉपर सल्फेट रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? लोहे का बर्तन है, कॉपर सल्फेट उसमें डाल दो, तो आप ऐसे कैसे आंसर दोगे? क्वेश्चन ऐसा आप बोलो सर ने तो बताया नहीं, क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि इन कॉपर सल्फेट और आयरन का मतलब रिएक्शन हो रही है या नहीं, वो चेक करना है। तो क्या आयरन इतना दमदार है क्या कॉपर से ज्यादा? जब याद नहीं है तो देखो, कॉपर यहाँ है, आयरन यहाँ पर है। तो अगर किसी आयरन के कंटेनर में आप रख दो कॉपर सल्फेट, आयरन के कंटेनर के अंदर आपने रख दिया कॉपर सल्फेट, तब क्या होगा? ये आयरन भाई साहब इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे और क्या बना देंगे? फेरस सल्फेट बना देंगे। और जो ये कॉपर है वो अलग हो जाएगा। तो क्या आपको फेरस सल्फेट चाहिए था? क्या नहीं, आपको तो कॉपर सल्फेट चाहिए। तो आपका एक काम खराब कर देगा, तो अपन नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। एक्सप्लेन कर दोगे? बहुत बढ़िया बात है। कैन वी पुट स्पून ऑफ जिंक इन एल्यूमिनियम सल्फेट? एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक की स्पून यूज कर सकते हो क्या? तो एल्यूमिनियम है यहाँ, जिंक है यहाँ, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो है, एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर अगर मैं जिंक लेके भी आ जाऊं, तो क्या इस जिंक के अंदर इतना जोर है कि वो एल्यूमिनियम को हटा देवे? इसमें जोर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी नहीं, इसलिए बिंदास आप जिंक की चम्मच में यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी ना, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, नाम समझ में आ रहा है। डिस्प्लेस करेगा कैसे, इस पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है ये उसकी क्या कहते हैं इसको, रिएक्टिविटी के ऊपर। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बता दी, याद रख लेना इसको। चलिए आगे चलें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट नाम समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट था, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। जस्ट इमेजिन, पहले ये वाले लेते हैं, ये वाले लेते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, ठीक है। सोडियम के साथ में सल्फेट है, बेरियम के साथ में क्लोराइड है। ये सोडियम और सल्फेट जो है साथ में है, बट इनकी आपस में इतनी ज्यादा नहीं बनती। बेरियम के साथ में क्लोराइड है, पर इनकी आपस में इतनी ज्यादा नहीं बनती। तो ये सोडियम जो है इसकी इसकी ज्यादा के साथ बनती है। एक्स्ट्रा मेरिटियल अफेयर हो रहा भाई साहब। सोडियम की बन रही है क्लोराइड के साथ में, और सल्फेट की बन रही है बेरियम के साथ में। हैं साथ में अपने अपने, लेकिन इनकी बन रही है दूसरे वाले के साथ में। होता है ना भाई साहब, अपने घर में नहीं देख रहे हैं, दूसरे के देखेंगे, वो उसकी बंदी ऐसी है, उसकी बंदी ऐसी है। तो ये इसकी बंदी को देख रहा है, ये इसकी बंदी को देख रहा है, आपस में इनकी नहीं बन रही। तो क्या करेंगे? करेंगे भाई डील। तो भाई तू मेरी ले ले, मैं तेरी ले लेता हूँ। तो क्या होगा? सोडियम जो है वो क्या कर लेगा? इस सीएल के पास आ जाएगा, और बेरियम जो किसके पास आ जाएगा? सल्फेट के साथ में आ जाएगा। और इस तरीके से दोनों दूसरे को क्या कर लेंगे? डिस्प्लेस कर लेंगे। इसको अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डबल डिस्प्लेस। कैसे ही एजी साहब की बनती है NO3, और सोडियम साहब की बनती है क्लोरीन, पर इनकी आपस में ज्यादा अच्छी किसकी बनती है? एजी की Cl के साथ बनती है, Na की NO3 के साथ बनती है। तो वापस भाई मेरी बंदी तू ले ले, तेरी बंदी मैं ले लेता हूँ। और इन्होंने क्या कर लिया? एजी के पास आ गया Cl, Na के पास आ गया NO3 सोडियम नाइट्रेट, और ये आपस में इन्होंने डिस्प्लेस कर लिया। इसको बोलते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर तो इसके अंदर वो अपने रिएक्टिविटी से कोई काम नहीं है ना। ये इसके अंदर आयन एक्सचेंज होते हैं, उस हिसाब से होता है। और कौन इसके साथ ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना सकता है उस पर डिपेंड करता है। रिएक्टिविटी सीरीज का इसके अंदर कोई भी रोल इसमें है नहीं है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई कि दोनों ही जो अपनी अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए अपनी अपनी जगह को डिस्प्लेस कर लेते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है। चलिए आगे चलते हैं। अगली टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम सुना होगा क्या आपने? नाम सुना ही होगा। और बताता हूँ, नाम समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? a reaction involving the addition of oxygen or the removal of hydrogen। किसी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, उस सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाए? ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन आके चिपक जाए, या हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है। या तो ऑक्सीजन आ जाए तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या हाइड्रोजन चला जाए
तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या दोनों ही काम हो जाए, ऑक्सीजन भी आ रहा है हाइड्रोजन जा रहा है, तो भी कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। जैसे कि कॉपर प्लस ऑक्साइड, कॉपर में कौन आके चिपक गया? ऑक्सीजन आके चिपक गया, ऑक्सीजन आके चिपक गया, कौन सी रिएक्शन हो गई है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिंपल सी बात है। CH4 क्या है भाई? मीथेन है। क्या आ गया इसके अंदर? 2O2 ऑक्सीजन आ गया, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, इसमें देखो हाइड्रोजन भी चला गया, बाहर निकल गया, ऑक्सीजन जाके चिपक गया, दोनों काम हो गए। हाइड्रोजन जाना या ऑक्सीजन का आना बात तो एक ही है, तो ये भी कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन बड़ी मसली चीजें होती है, जो अपन बात करेंगे अपन, है ना। समझ में आ गया आपको? ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना या फिर दोनों ही होना, एक ही बात है, कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में इसका उल्टा, इसमें क्या आ रहा था? ऑक्सीजन आ रहा था, हाइड्रोजन जा रहा था। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना या फिर दोनों, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। जैसे कि CH3COOH, एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, क्या हो गया? हाइड्रोजन ऐड हो गया, और क्या बन गया? ये आपके एथेनॉल बन गया। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन? रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है। N2+H2 हाइड्रोजन इसमें भी ऐड हो गया, NH3 अमोनिया बन गया, क्या बन गया भाई? अमोनिया बन गया, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट क्या होता है? सब्सटेंस दैट प्रोवाइड ऑक्सीजन, आपको ने मैंने बताया कि आपको ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन दे कौन रहा है? जो ऑक्सीजन दे रहा है, जो प्रोवाइड करा रहा है, जो दुकानदार है, जो इसका मिलने वाला है, तो दोस्त इस क्वेश्चन दे रहा है, वो क्या है? उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और या फिर जो हाइड्रोजन ले रहा है, लेने वाला भी, वो एजेंट कौन सा हो गया? जो हाइड्रोजन ले रहा है या ऑक्सीजन दे रहा है। ऐसे कैसे रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर जो ऑक्सीजन ले रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है, जो भी लेना देना है, काम करने वाला जो बीच में है एजेंट, इस एजेंट को अपने क्या बोलेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग समझ में आ गया। जैसे इसके अंदर ये आपके ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे इसके अंदर ये क्या है? हाइड्रोजन ही आपके रिएक्शन एजेंट है। बात समझ में आ गई क्या? बहुत सिंपल सा है। एक टाइप की रिएक्शन और अपने को पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है भाई? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है किसी रिएक्शन के अंदर और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर रे आर ई का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन, और ओ एक्स का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, दोनों ही हो रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखो, PbO, लेड ऑक्साइड कार्बन साथ में रिएक्शन करेगी, ठीक है, क्या बन गया? लेड अलग हो गया और CO2 बन गया। तो देखो Pb से ऑक्सीजन चला गया, क्या हुआ? ऑक्सीजन चला गया, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन जाने का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन हो गया बस। लेड ऑक्साइड क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और कार्बन के अंदर ऑक्सीजन आके चिपक गया, ऑक्सीजन आ गया मतलब क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों ही हो रहे हो साथ में ही, साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन क्या बोलते हैं अपन? उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या रेडक्स रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसमें क्वेश्चन में आते हैं अपने एग्जाम के अंदर, अपने को याद रखना। बात समझ में आ गई? ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का आना और ऑक्सीजन का जाना, दोनों हो रहे हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन। भाई सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, कि इसके अंदर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है, इन दोनों के ही अंदर। किसमें ऑक्सीडेशन और किसमें रिडक्शन हो रहा है, पहले वो पहचानो, फिर इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको वो भी पहचानना। चलिए चले आगे। अब देखो अपनी डेली लाइफ के ऊपर ऑक्सीडेशन का फर्क क्या पड़ता है, ऑक्सीडेशन पता है आपको का फर्क क्या पड़ता है ऑक्सीडेशन का अपनी डेली लाइफ के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं ना। बस अब थोड़ा सा चैप्टर बच रहा है, अपने लगभग लगभग सारी टाइप की रिएक्शंस अपने हो चुकी है, तो सिंपल सिंपल सी कुछ चीजें बच रही है, उसके बारे में अपन चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं ना। बहुत सिंपल सी लेकिन क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है आयरन रस्टिंग। आयरन रस्टिंग आपने ये देखो, जैसे आपने आपके घर के आसपास के लोहे की दीवारें अलमारी वगैरह देखी हो, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है ना, जंग लगना कहते हैं इसको, है ना, रस्टिंग बोलते हैं इसको। ये क्यों होता है? ये होता है ऑक्सीडाइजेशन की वजह से ही होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। कैसे होता है? तो अगर कोई मेटल एटमोस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो, या फिर वाटर है जो, वो वाटर ह्यूमिडिटी कुछ भी, उसके साथ में और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या कहते हैं उसको, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, बोलते हैं क्या बोलते हैं? रस्टिंग। उसके ऊपर एक बड़ी सी ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, उसको रस्टिंग बोलते हैं। ये रस्टिंग जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी पढ़ी थी कि अभी अपन स्टार्टिंग जो चैप्टर ये पढ़ा था अपन ने, जब स्टार्ट किया था अपन ने, तो याद हो तो अपन ने पढ़ा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रिबन था उसको अपन ने बर्न किया था, बर्न करने से पहले जलाया था, क्योंकि उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर आ गई थी, है ना। तो वैसा वैसा ऐसा ही कुछ इफेक्ट होता है इसके अंदर भी, ठीक है।
जैसे कि सिल्वर टेरेस, आपने देखा होगा कि अपने घर में चांदी की चीजें होती है, वो उसको थोड़ी देर साथ टाइम बाद में काली पड़ जाती है। आपकी तो चल जाते हो सुनार के पास में, एक नकली देती मेरे को, अरे वो नकली की वजह से नहीं हुई है, वो असली चांदी है तो वो काली पड़ रही है। अगर चांदी नकली होती तो काली नहीं पड़ती, ये बात मजा आना। नकली चांदी कभी काली नहीं पड़ती है, असली चांदी ही काली पड़ती है। क्यों? क्योंकि असली चांदी जो है सिल्वर, उसके ऊपर रस्ट हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो कोटिंग चढ़ती है मैग्नीशियम के ऊपर, तो वो काली पड़ जाती है। ऐसे ऐसे कॉपर होता है। हाँ, अपने आपके घर के अंदर कॉपर है ना, तांबा, तांबे के बर्तन देखे होंगे, वो लोटे वगैरह अपने होते हैं, वो अपन पूजा वगैरह करते हैं ऐसे, तो आपने वो देखे होंगे। तो ये जो कॉपर के बर्तन होते हैं, ये तांबे के बर्तन होते हैं, ये थोड़े टाइम में हरे हो जाते हैं, इन पे ग्रीन ग्रीन से डॉट आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं। आप लोग धोगे से तो आपके हाथ भी हरे हो जाएंगे, आपको याद होगा, आपने कभी धोए हो तो घर पे बर्तन धोया करो, पता चलेगा तुमको। बाकी तो पता कैसे चलेगा, नहीं तो फिर याद हो जाएगा, उसके बाद में फिर घर वाली धुपेगी तुमसे। और लड़कियों को तो क्या ही है, अब क्या ही कहूँ मैं। तो कम टू द टॉपिक, कॉपर की जो अपनी प्लेट होती है, अगर कॉपर की जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर जाती है, वो भी इस वजह से होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ऑक्सीडेशन की वजह से ये सब चीजें होती है। अब मेरी बात सुन, इससे बचना जरूरी है, तो मान लो लोहे का कोई सामान है, आप महंगा गेट बना के लेके आए, लेकिन आप रस्टिंग होगी तो खराब हो जाए थोड़ा टाइम, क्योंकि जैसे रस्टिंग होती जाती है ना, क्योंकि लेयर लेयर टूटती जाती है, धीरे 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 वो पूरा गलता रहता है, खत्म हो जाता है। तो उसे बचाना जरूरी है, तो उसको बचाने के लिए अपने पास कुछ रास्ते हैं। पहला रास्ता है ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। जैसे कि मान लो कि आपको पता है ऑयल और पानी दूसरे दुश्मन होते हैं, पता ही है आपको। पानी और जो ऑयल है वो पास में आता है। अब मान लो ये कोई मेटल की शीट है ना, इस मेटल की शीट को अगर रस्टिंग हो रही है तो क्या चाहिए, तो पानी भी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन को तो आप कैसे रोकोगे, पानी को कैसे रोकोगे? तो अगर इसके ऊपर मैं लगा दूं, ऑयल कर दूं या ग्रीस कर दूं, ठीक है, ऑयल कर दूं या ग्रीस कर दूं, तो ऑयल करने से क्या होगा कि ये ऑयल की इस लेयर की वजह से यहाँ पर इसके ऊपर ये वाटर जो है वो आएगा ही नहीं। तो वाटर नहीं आएगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो वो आपके बच जाएगा। इसलिए अपन ऑयलिंग करते हैं उस चीजों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में पेंटिंग, लोहे के दरवाजों के ऊपर पेंट क्यों करते हैं अपन? क्यों करते हैं पेंट? डिजाइन के लिए नहीं करते हैं, वो रस्टिंग से बचाने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वो वैसा डिजाइन लगानी है बढ़िया वाली शानदार वाली, कलर कलर करने है उसको, कलर करने के लिए नहीं करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि हमको उसको रस्टिंग से बचाना है। क्यों? पेंट करोगे तो एक पूरी लेयर आ गई, प्रोटेक्टिव लेयर आ गई उसके ऊपर, जो कि उसको ना तो वाटर से कांटेक्ट होने देगी, ना ऑक्सीजन से कांटेक्ट होने देगी, और वो आपके ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा। इसीलिए उसको पेंटिंग करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट अगला, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी ना लोहे के कीले वगैरह या नट बोल्ट वगैरह दुकान से लेके आते हो, तो वो एक अलग सा कलर होता है जो चमक रहा होता है ना, लोहे का एक कलर ऐसा नहीं होता। तो वो क्या होता है, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है। क्या होती है? जिंक की कोटिंग होती है। तो स्टील के ऊपर, आयरन के ऊपर जिंक की ऐसी कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि पहले जो रिएक्शन होगी वो जिंक के साथ होगी, उस मेटल के साथ में होगी नहीं, तो फिर उससे क्या होगा, वो बच जाएंगे आपके ऑक्सीडेशन से। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर केवल जिंक की प्लेटिंग कर रहे हो तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। किसी और प्लेट तरह की प्लेटिंग कर रहे हो तो अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी सही, अपना इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है अपना? थर्ड चैप्टर, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है डिटेल के अंदर। अभी ये समझ लो कि किसी और मेटल की प्लेटिंग करनी, ठीक है, क्रोम प्लेटिंग, जैसे अपन क्रोम प्लेटिंग होते हैं ना, क्रोम प्लेटिंग की प्लेटिंग क्या होती है, अपन बाइकों में कारों में कराते हैं अपने, वो अपने पार्ट्स के ऊपर। लड़के रिलेट करेंगे, लड़के देखते रहते हैं कार्स बाइक्स की वीडियो। तो वो जो प्लेटिंग होती है ना, वो प्लेटिंग को भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर वो जिंक की कर रहे हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं ना। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन? लोहे की किलों के ऊपर आप पेंट क्यों करते हो? आप तो समझ में आ जाओगा आपको क्यों करते हो पेंट, क्यों करते हो पेंट, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन ना हो जाए इसलिए करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, ऑक्सीडेशन से एक फैक्टर पड़ता है, वो है रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी? तो रेंसिडिटी ऑकर्स व्हेन फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स आर ऑक्सीडाइज्ड। तो जब है ना, मतलब कि मेटल्स का ऑक्सीडेशन हुआ तब तो रस्टिंग होगी, समझ में आ गया आपको, काले पड़ गए, चांदी हरी होगी आपके, कॉपर। अगर कोई फेट और ऑयल के साथ में उनका जब ऑक्सीडेशन होता है ना, तो या तो उसके अंदर से एक बदबू आने लगेगी, वो खराब हो जाएंगे, खाने के लिए वो अच्छे नहीं होंगे। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी, खराब होने का। अब क्या होता है इससे? एक तो होता है अल्टर्ड टेस्ट एंड स्मेल, उसका टेस्ट गिर जाता है, और जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। और क्या होता है? अनप्लेटेबल, वो ऐसे नहीं होते कि आप उसको खा सको, खाने लायक वो नहीं रहते हैं। तो रेसिडिटी होती है, किस वजह से होती है? ऑक्सीजन की वजह से होती है। इसको बचाना पड़ेगा। इसको बचाने के अपने पास में तरीके हैं। क्या तरीके हैं? तो पहला तरीका, एंटीऑक्सीडेंट। अपन क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं, बीएचए और बीएसटी, जैसे जैसे अचार होता है, या फिर या उस खाने के सामान आते हैं अपने पास में, जो पैकेट्स वगैरह के आते हैं, उसमें इस टाइप के अपन
एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं तो फिर क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रोजन फ्लशिंग। उसके बाद में है नाइट्रोजन फ्लशिंग। आपने देखा होगा, आपके कुरकुरे वगैरह के जो चिप्स के पैकेट लेके आते हैं उसके अंदर बहुत सारी भर भर के हवा भरी होती है ना, तो वो आपको, आप कहते हो लूट रहे हैं, तो 4 रुपए दे रखे हैं ना, तो लूट रहा है। वो लूट नहीं रहे हैं आपको, आपको बचा रहे हैं बीमार होने से। देखिए, धन्यवाद करो उनका, पैसे गले में दिया करो उनको। तो वो आपको लूट नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो वजन की वजह से कर रहे हैं। वो उसमें ये इसलिए भरते हैं क्योंकि वो खराब नहीं हो जाए। तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो उसमें ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन होगी तो उसको खराब कर देगी। उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं। क्या कर देते हैं उसके अंदर, नाइट्रोजन भर देते हैं, ताकि उसके अंदर फिर बाहर से और कोई उसमें गैस जो है वो रहे नहीं, वो बच जाए, उसमें ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। ऐसे ही होता है एक एयर टाइट कंटेनर। अगर आप ऐसे को किसी खाने को ऐसे एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दो, जिसमें से हवा जा ही नहीं सकता, हवा जाएगी नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, रेजिडिटी होगी नहीं, खाना खराब होगा ही नहीं। कूल एंड डार्क प्लेसेस, ये आपने पढ़ रखा है कि है ना, डार्क प्लेसेस अंदर की केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या होता है, थोड़ी बहुत हीट चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है, तब केमिकल रिएक्शन होती है, ज्यादा अच्छे से होती है। तो अगर उसको आप डार्क जगह रखोगे, ठंडी जगह रखोगे, तो वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होना आसान नहीं होता, मुश्किल से होता है, तो बच जाएगा। वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग क्या होता है कि सारी के सारी जितने भी गैस है ना उसकी पूरी निकाल लेते हैं। या तो हम एक तरीके का नाइट्रोजन भर दो, नाइट्रोजन नहीं भर तो सारी गैस निकाल दो, पूरा पूरा उसके अंदर स्पष्ट। वो हम देखो ना बहुत सारे, मैं कल परसों क्या लेके आया था, उस खाने का सामान लेके आया था, उसके अंदर सारी गैस निकाल के पूरी पूरी चिपके चिपके भर रखा है उसके अंदर। मटर लेके आया था, हम पैक्ड मटर होते हैं उसमें, जैसे अपन छेद करते हैं पेन उससे, सुई से, तो एकदम फिर उसमें हवा आती है, फिर तो खुलते हैं, फिर एकदम बिखरते हैं वो, एकदम से खुश खुश लगते हैं। बाकी तो वो ऐसे पैक हो रखे थे पूरे पूरे, उसको पूरी उसमें से गैस निकाल लेते हैं, ताकि इसके अंदर अब कोई और गैस ना आए, और इसके अंदर जो है कोई तरीके, किसी तरह की कोई रिएक्शन ना हो। तो इस तरीके से अपन जो वैक्यूम पैकिंग करके भी इसको खाने से बचा सकते हैं। तो ये हो गया हमने चैप्टर का लास्ट टॉपिक। मुझे पता नहीं है, मैं अब देखूंगा कि ये वीडियो कितने मिनट का, कितने घंटे का बना है, आई डोंट नो। पर पहली मेरा वीडियो था जो कि मैंने वन शॉट में रिकॉर्ड किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर और क्या कर सकते हैं अपन, वो अगर आप सजेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, कि क्या ऐड करना है, क्या हटाना है, क्या घटाना है, और कौन सा टॉपिक का वैसे मैं जितने भी टॉपिक है अपने इस स्पेशली 10th क्लास के, 9th क्लास की स्टार्ट करेंगे, स्पेशली 10th क्लास के अंदर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के वन शॉट डालने की मैं भी कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपको अगर कुछ और चाहिए तो आप बताइए कि क्या आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक रिवीजन करो, पढ़ाई करो, मस्ती करो, एंजॉय योर सेल्फ।